नमस्कार दोस्तों। तो आपकी टेस्ट सीट चली है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। आपके जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका टीजीटी कमीशन, एलटी कमीशन एंड शास्त्री कमीशन हो, क्लर्क हो, जूनियर असिस्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो देखने को मिलेंगे। तो आज ये क्लास है आपकी साइंस एंड इकोनॉमिक्स की 3। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को भारत के संविधान की किस सूची में रखा गया है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। तो ये रखा गया है सातवीं अनुसूची। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी 10 पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम 1934 में किसके द्वारा लागू की गई थी? बात हो रही है आर्थिक नियोजन संबंधी। ये 10 वर्षीय योजना सर्वप्रथम 1934 में लागू हुई थी। एग्जाम में डेट पूछी जाए तो 1934 में। और ये किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी एम विश्वेराय के द्वारा ये लागू की गई थी। डी ऑप्शन इज राइट। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस समिति का गठन किया गया था 1938 में, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ए ऑप्शन इज राइट। किसने 1945 में जन योजना बनाई थी? योजना का नाम भी आप याद रखें, जन योजना। 1945 में ये बनी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, एम विश्वेराय। तो इसके अध्यक्ष थे श्री एम एन राय। बी ऑप्शन इज राइट। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आपके करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपको डेट पूछी जाए तो 1950 में सर्वोदय योजना का गठन किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कौन सी योजना थी? सर्वोदय योजना गठन कब हुआ था? 1950 में। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो जितने भी आपके अभी टेट हुए हैं, कमीशन हुए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 15 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से भी आप अपने माइंड में सेट कर लें। 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था योजना आयोग का। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कई बार आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं। तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तो वे प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, श्री एम एन राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके गुलजारी लाल नंदा प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना पत्रिका का प्रकाशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? जो आपकी योजना पत्रिका है उसका प्रकाशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ए ऑप्शन इज राइट। योजना कौन सी है? योजना पत्रिका का प्रकाशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं ताकि आप अपना एग्जाम से पहले इवेल्युएशन कर सकें कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं इसका ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप साइट में भी जा सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल क्या था? 1951 से लेकर 1956 तक
पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। एग्जाम में डेट पूछी जाए तो 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कार्यकाल पूछा जाए तो 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना थी, उसको किस किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, उसका कार्यकाल क्या था, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली थी? तो वो मिली थी कृषि को। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली थी? वो कृषि को मिली थी। कार्यकाल क्या था इसका? 1951 से लेकर 1956 तक। शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951। तो इसे भी आप याद रखें। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? जो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी आपकी सैंकेड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो सेकंड आपकी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी? जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली थी? तो वो मिली थी आपकी भारी उद्योग। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो अब शुरुआत करते हैं, जितने भी आपके साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अभी हमने आपको इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा की, एग्जाम्पल भी दी आपको। तो आशा करता हूँ कि जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इसे अच्छे से करिए। तो अब शुरुआत करते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। यह रहा साइंस का पहला क्वेश्चन। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर, न्यूटन, मार्कोनी, रिटर। तो ये की गई थी रोमर के द्वारा। किसकी गणना? प्रकाश के वेग की गणना। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रकाश का सूर्य होता है, जो सूर्य होता है, वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड। प्रकाश के सूर्य पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड आपके लगते हैं। ए बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जो आपका चंद्रमा का प्रकाश है, जब वो पृथ्वी पर आता है तो उसे कितना समय लगता है पहुंचने के लिए? तो वो लगता है आपका 1.30 सेकेंड। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके गोले दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते आपके, इसका सही आंसर होगा 2। कौन कौन से? अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण गोले दर्पण के प्रकार होते हैं। तो सही आंसर होगा इसका 2। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी दिखाई देता है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे गए हैं कि किस दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा एवं सीधा एवं आभासी दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। किस दर्पण पर बना प्रतिबिंब बड़ा व वास्तविक दिखाई देता है? तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि किस दर्पण पर बना प्रतिबिंब बड़ा व वास्तविक दिखाई देता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोले दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपको बड़ा वो वास्तविक दिखाई देगा, और जो उत्तल दर्पण पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा एवं सीधा एवं आभासी दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। ए ऑप्शन इज राइट।
दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी दाढ़ी बनाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से भी पूछे जाएंगे। तो जो आपकी दाढ़ी बनाई जाती है, उस दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इज राइट। डॉक्टर के द्वारा आंख, कान एवं नाक के उपयोग के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब डॉक्टर को आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या आपको कान, आइज या आपके नाक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं, जो ड्राइवर होता है उसके सीट के पीछे एक लेंस बना होता है, एक दर्पण बना होता है। तो जो पीछे की गाड़ी आ रही होती है, तो उसको देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण। तो ऐसे क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो तैयारी कर रहे हैं टीसीटी कमीशन, एलटी कमीशन, शास्त्री कमीशन, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अब शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत कर रहे थे कि विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे आपका एचपी बोर्ड हो, चाहे आपका हमीरपुर बोर्ड हो, चाहे आपका शिमला बोर्ड हो। तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व में कहाँ पे है? जो आपका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो विश्व में कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। तो बताएं, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? विश्व में सबसे लंबा जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है, वो किस देश में स्थित है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस देश में स्थित है? तो वो आपका भारत में स्थान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है विश्व में? विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो वो आपका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बात करें, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है विश्व में? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है विश्व में? ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है विश्व में? जल्दी से बताएं। तो वो आपका पमीर का पठार। स्थान पूछे जाए तो तिब्बत। नेक्स्ट बात करें, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है विश्व में? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे है स्थित विश्व में? तो वो आपका माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। नेक्स्ट बात करें, विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऊंची पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो वो आपकी एंडीज पर्वतमाला का नाम है ना एंडीज, और कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट बात करें, सबसे नीची पहाड़ी कहाँ पे स्थित है विश्व में? सबसे नीची जो पहाड़ी है विश्व में, वो कहाँ पे स्थित है? नीची पहाड़ियाँ, तो वो आपकी बुकिट टॉमसन बुनरेई में ये स्थित है। आप मुझे ये बताएं, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी विश्व में कहाँ है? सर्वाधिक ज्वालामुखी विश्व में, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी विश्व में कहाँ है? तो वो आपका मोना लोआ। और ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में भी आपको हवाई द्वीप में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करें, विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है?
चौड़ी जल संधि का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि का नाम क्या है? तो उस संधि का नाम है डेविस जल संधि। देश पूछे जाए तो ग्रीनलैंड वो बैफिन द्वीप के मध्य, ग्रीनलैंड वो बैफिन द्वीप के मध्य। नेक्स्ट बात करें, विश्व में सबसे ऊंची सड़क का नाम क्या है? विश्व में सबसे ऊंची सड़क का नाम क्या है? विश्व में ऊंची सड़क का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। तो वो आपकी लेह मनाली, भारत में। नेक्स्ट बात करें, विश्व में सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो उस सुरंग का नाम है गोटहार्ड। कितने किलोमीटर है? 57.0 किलोमीटर, स्विट्जरलैंड में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।